हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट डायग्राम वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके 12th बायोलॉजी से होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। इसमें जब सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो है वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में मेरे भाई 3 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, ये कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई इसमें कि हम लोग क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो वाटसन और क्रिक है, ठीक है, इन्होंने डीएनए का एक द्विरज्जुक स्ट्रक्चर दिया था और इसके लिए इनको 1962 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या? नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों से ये भी एमसीक्यू में 1 नंबर का बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि जो वाटसन और क्रिक थे, डीएनए का जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, डीएनए का चित्र उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है भी है आपके पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई। नेक्स्ट इसमें हम लोग और क्या लिखेंगे? इसमें अब इन्होंने कुछ बातें बताई, उसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी को यहाँ पर बात करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर ऊपर लिखी भी गई हैं कि कुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया था, द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया था। इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा पहला इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का जो एक अणु होता है मेरे भाई, डीएनए का एक अणु, ठीक है, डीएनए का एक अणु 3 घटकों से मिलकर के बनता है। मतलब 3 कंपोनेंट्स या 3 लोगों से मिलकर के बनता है। ठीक है, कौन कौन है मेरे भाई? पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा से, दूसरा है फॉस्फेट समूह से, तीसरा है नाइट्रोजन क्षार से। मतलब एक शर्करा होगी, एक फॉस्फेट समूह होगा और एक बेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई भैया। तो पहली बात इन्होंने ये बताई। ठीक है, अब देखो, ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला है एडेनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है ग्वानिन, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है साइटोसिन, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है थाइमिन, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे मेरे प्यारे भाइयों? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा रहा इतनी बात ही। तो इन्होंने पहला बात क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो डीएनए का अणु होता है वह 3 लोगों से मिलकर के बनता है। किससे? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार से। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन क्षार भी 4 प्रकार का होता है भैया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बस पता भी होगा आप लोगों को। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फुल फॉर्म है डीएनए का, वो होता है। ठीक है, मतलब डीएनए का पूरा नाम। अच्छा, कुछ और बातें इन्होंने बताई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई मेरे भाई। अच्छा, मैं डीएनए का डायग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ। ये है हमारा डीएनए का डायग्राम इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये हमारा होता है। अभी नेक्स्ट आगे देखो, डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, या अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 20 एंगस्ट्रॉम, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी बस। ठीक है, चलिए। अच्छा भैया, डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। भैया पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है, ये वाला जो लेयर है यही हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या होता है? यही हमारा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है मेरे भाई, इसमें देखो, इसमें हाँ, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब इन दोनों का देखो जो व्यास है ये है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर इसी को हम लोग मीटर में देखें तो 20 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनका जो ये व्यास है, ये जो व्यास है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, समझ में आई ये बातें? ठीक है, नेक्स्ट है
प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फॉस्फेट समूह की एक तरफ की शर्करा, ठीक है, 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' या 3' कार्बन से जुड़ा होता है। इसको कहीं कहीं प्राइम बोलते हैं और ये जो ऊपर डैश लगा इस तरीके से कहीं कहीं डैश बोला जाता है। हम तो डैश बोलते हैं, बाकी अगर कोई प्राइम भी बोलता है तो वो भी सही है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर इन्होंने तीसरी बात में ये बताई मेरे भाई, जो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये तो समझ में आ गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो जुड़े रहते हैं इनका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब दूसरी बात इन्होंने बताई कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है ये दो लोगों से मिलकर के बनी होती है। किन से एक तो होता है मेरे भाई फॉस्फेट, एक तो होता है क्या फॉस्फेट समूह, दूसरी होती है शर्करा, ठीक है। एक होता है फॉस्फेट समूह और दूसरा क्या होता है बच्चों, शर्करा। अच्छा, ये बोला जा रहा है नेक्स्ट, ये जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किससे मिलकर के बनते हैं, एक तो फॉस्फेट से और शर्करा से, ठीक है। शर्करा को हम लोग मान लो S से डिनोट कर दिया, फॉस्फेट को P से, तो इस तरीके से P+S फिर P+S ऐसे मिल करके ये जो है बना हुआ होता है। ये यहाँ पे PS फिर PS, यहाँ पर P है तो फिर S PS ऐसे, ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ गई बातें, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात इन्होंने इसी में बताई कि फॉस्फेट समूह की एक तरफ की शर्करा जो होती है 5' कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3' कार्बन से। देखो यहाँ पर अगर फॉस्फेट है या 5' से है तो इधर जो शर्करा है ये 3' से होगी। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई इस साइड में आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है 3', ये होती है 3', ठीक है ना। देखो ये वाली है, ये वाली इधर 5' है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये इधर 5' से मेरे भाई, तो ये इधर क्या हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी 3' से, यही वाली है, ठीक है। देखो यही वाली है ना, देखो इधर 5' से ऐसे और ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3' से और ये क्या हो जाएगी, ये 5', क्योंकि इसका जो अगला सिरा है मेरे भाई ये किससे है, ये 3' कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3', ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ लेनी है बातों को, ठीक है ना। तो इधर भी आप लोग देख सकते हो कि ये देखो इधर का 3', इधर का 5', इधर का 3', फिर इधर का 5', इधर का 3', ठीक है ना। समझ में आई बातें, नहीं समझ में आई है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को और अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो कोई ऐसे है, मान लो ऐसे है, इसमें छोटा, ठीक है। अगर ये 5' है, ये 3' है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला जो दूसरा पार्ट होगा ये 3' होगा और ये क्या हो जाएगा, ये 5', क्योंकि इसका जो शुरुआत वाला है, प्रारंभ वाला वो 3' और लास्ट वाला 5', इसका 5' है तो इसका 3', ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट इन्होंने क्या बातें बताई हैं, नेक्स्ट इन्होंने बातें बताई हैं चौथी बात कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा, यह है द्वारा, ठीक है, हार नहीं द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से तथा ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया मेरे भाई कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कैसे जुड़े होते हैं आपस में, नाइट्रोजन क्षार से। और नाइट्रोजन क्षार से कैसे, जो हमारा मेरे भाई एडेनिन जो होता है वह किसके साथ जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट हमारा है जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ। अच्छा, कैसे जुड़े होते हैं, ये जो क्षार है, ये जो हमारे बेस हैं, ये जो क्षार हैं, ये किसके द्वारा जुड़ते हैं मेरे भाई, H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है ना, ये क्षार आपस में। नेक्स्ट जो एडेनिन होता है वह थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है मेरे भाई, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से। कॉपी में नोट करते चलो ये बातों को। और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, कितने बॉन्ड से मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पे, देखो एडेनिन क्या है, थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो डबल बॉन्ड से, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। देखो ग्वानिन साइटोसिन के साथ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। बातें समझ में आ गई, चलिए ये भी समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच, ये बाहर लिखा है बट इसको क्षार कर लेना, ठीक है,
बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 34 गुणे 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई को? ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर आप लोग 10 ऐसे गिन लो, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 10 यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके बीच की दूरी, इतनी दूरी कितने होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। 10 नाइट्रोजन क्षार गिन लो आप लोग, उतने के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा 34 एंगस्ट्रॉम होगी। इन्होंने ये बातें बताई। और लास्ट बातें बताई कि 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच, मतलब जैसे एक नाइट्रोजन क्षार हमारा ये है, एक नाइट्रोजन क्षार है, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4। भाई 10 के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 के बीच की दूरी सिंपल सी बात है यार 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बातें बताई थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इतना आपको पेपर में लिखना है और पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु की सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों स्पर्म की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शुक्राणु की सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, शुक्राणु का चित्र का हम लोगों को वर्णन करना। तो ये हमारा है स्पर्म का डायग्राम, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पर प्रिंट भी किया है मेरे भाई, और बहुत आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा भी है चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 भाग होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है सिर। सिर के बारे में समझना है भैया, ये हमारा है कंप्लीट पूरा सिर, ये है सिर। ये इतना पार्ट क्या है? ये इतना पार्ट हमारा सिर होता है। ठीक है, सिर में हम लोग क्या लिखेंगे? शुक्राणु का सिर बादाम के आकार का होता है और इसमें डीएनए होता है। इसी में हमारा डीएनए होता है, जो कि डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, इसी में हमारे जीन होते हैं मेरे भाई, है ना, गुणसूत्र होते हैं। ठीक, सिर के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो टोपी वाला पार्ट है, ये इसमें होता है हमारा एक्रोसोम, और इसी एक्रोसोम में होता है मेरे भाई एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है? वो 2-3 तरह के एंजाइम है, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दे रहा हूँ उन लोगों का, ताकि आप लोग याद रखना उन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, जो हमारा ओवरी होता है, अंडाणु होता है, उसको भेदने का काम करते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, सबसे पहला जो एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एंजाइम। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा है वो है एक्रोसिन, वो क्या है? एक्रोसिन है। ठीक है, दूसरा है हाइलुरोनिडेस। ठीक है, हाइलुरोनिडेस ये है। और तीसरा है मेरे प्यारे भाई प्रोटियोलिटिक। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ठीक, ये 3 एंजाइम और भी हो सकते हैं, और भी होते हैं, बाकी आपको इतना याद रखना है। ठीक है, 1-2 ही अगर आप लोग याद रखोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है ना, याद रहना चाहिए, हो सकता है यहाँ से बन जाए। बाकी आप लोगों के नीट में यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कि एक्रोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो शुक्राणु को अंडे की कोशिका में प्रवेश करने में मदद करता है। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाणु उसके लेयर को भेदने का, कैसे जाएगा ये भाई? इसी आगे की सिरे से ही जाएगा। तो आगे यहाँ पर कौन है हमारा? आगे हमारा यही हेड पड़ रहा है। ठीक है, कौन है ये? आगे हेड। हेड के आगे कौन है? एक्रोसोम। सबसे बाहरी भाग एक्रोसोम ही है। तो यही सबसे पहले वहाँ पर प्रवेश करेगा ना। तो इसी एक्रोसोम में प्रोटीन होता है, और एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं मेरे भाई? वो एंजाइम्स हमारे एक्रोसिन हो सकते हैं, हाइलुरोनिडेस हो सकते हैं, और प्रोटियोलिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या करता है मेरे भाई? सिर, जो हमारा शुक्राणु का सिर है, ये बादाम का आकार का होता है और इसमें डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिर के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। भैया एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को अंडाणु की कोशिका में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट भैया गर्दन, नेक, ये है हमारा गर्दन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों गर्दन क्या होता है? यह सिर का मध्य भाग से जोड़ता है। यह सिर को मध्य भाग से, ये जो सिर है यहाँ पर, ये हमारा है मध्य भाग। ये इतना जो पार्ट है ये हमारा है मध्य भाग, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो गर्दन है ये इस मध्य भाग को इस सिर के साथ ऐड करता है, जोड़ता है। ठीक है, और इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी गई, यहाँ पर होता है। एक इधर और एक इधर होता है, ऐसे होता है। एक इधर होता है मेरे भाई और एक इधर होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है सेंट्रियोल। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा ये मध्य भाग और ये हेड मतलब सिर, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट, मध्य भाग। भैया ये मध्य भाग क्या करता है? मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के ही हेल्प से हमारा जो शुक्राणु है वह तैरता है, मतलब है ना, वह क्या कहता है मेरे भाई, वह तैरता है, उसको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो पूंछ है मेरे भाई, पूंछ भी उसके तैरने में हेल्प करता है। जो पूंछ है यह शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा होता है और यह शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करता है। यह तैरने में इस तरीके से मदद करता है ना। आपने 3D में देखा होगा शॉर्ट रील में, है ना। ये सबसे लंबा भाग होता है शुक्राणु का, और मेरे भाई यही क्या करता है, ये तैरने में मदद करता है, मतलब ये जो स्पर्म है इसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इस शुक्राणु की संरचना में आप लोगों को बस इतना चीज़ों को ध्यान रखना है। एक सिर होता है, सिर के सबसे आगे एक्रोसोम होता है और इस एक्रोसोम में हमारा डीएनए होता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर डीएनए होता है और इसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है, लाइक जो हमारा है एंजाइम है एक्रोसिन है और हाइलुरोनिडेस है और प्रोटियोलिटिक है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हमारे एक्रोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्रोसोम क्या करता है मेरे भाई, एक्रोसोम के ही हेल्प से हमारा जो शुक्राणु है वह अंडे की कोशिका में प्रवेश करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे गर्दन है मेरे भाई, इसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं 2 जोड़ी। ये क्या करते हैं, मतलब 1 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 2 होते हैं, ठीक है। और क्या होता है मेरे भाई, ये सेंट्रियोल इस मध्य भाग को इस हेड के साथ कनेक्टेड रखता है, मतलब जोड़ता है। दूसरा है मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा देता है ताकि ये स्पर्म तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है पूंछ, टेल जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई। ये भी शुक्राणु को आगे तैरने में, आगे ले जाने में मदद करता है और यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है ना। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया है मेरे प्यारे भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।